एक ऐसे निशानेबाज के हंगामा खेज शब रोज़ जिसकी महारत उसके लिए वबाले जान बन गई थी। उस दो शाखे पर बैठे मुझे 12 घंटे होने को थे। मैं बस अपने हाथ पांव को महदूद हरकत देकर अपने अज़ा को सुन होने से बचा सकता था। इससे ज़्यादा हरकत करने की अय्याशी मेरी किस्मत में नहीं थी। लेकिन यह सब मेरे लिए इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था कि मुझे अपने फ़र्ज़ से बाज रख सकता। दौरान ट्रेनिंग में 36 घंटे इससे भी महदूद जगह पर बैठकर गुजार चुका था, बल्कि एक मर्तबा तो मुझे 48 घंटे गुजारने पड़ गए थे। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि ट्रेनिंग और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ट्रेनिंग होती ही गलतियां सुधारने के लिए है, जबकि हकीकत में गलती करने का मतलब अपनी जान गंवाना होता है। खासकर एक स्नाइपर के लिए गलती का तसव्वुर ही महाल है। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि स्नाइपर के पास फायर करने के लिए सिर्फ एक गोली होती है। अगर वो गोली हदफ को ना छू सके तो दर्दनाक मौत का स्नाइपर का मुकद्दर बन जाया करती है। मेरे पसंदीदा उस्ताद ऑनरी कैप्टन राव तसव्वुर का कौल इस बारे में और भी मुतशद्दिद था। उनके मुताबिक स्नाइपर के पास फायर करने के लिए 2 गोलियां होती हैं। पहली गोली हदफ के लिए और अगर वो ख़ता हो जाए तो दूसरी गोली अपने लिए, क्योंकि दुश्मन के हाथ आने का मतलब जिंदा दरकोर होना होता है। अलबत्ता गोली के निशाने पर लगने की सूरत में ऐसी अफरा तफरी और इंतशार फैलता है कि स्नाइपर की तरफ लोगों का ध्यान बढ़ जाता है। यूं भी स्नाइपर का हदफ अहम शख्सियात ही को निशाना बनाना होता है। लेकिन अमली ज़िंदगी में आने के बाद मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि इसके बरअक्स होना भी मुमकिन है। क्योंकि एक बार हमारा एक साथी नाकाम फायर करने के बाद भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था, और इसकी वजह उसका आहनी इरादा, बेहतरीन कैमोफ्लाज और निशानाबाजी में आला दर्जे की मुहारत थी। गो असल हदफ खुशकिस्मती से बच गया था, मगर उसके 8-9 मुहाफिज हमारे स्नाइपर ने चुन चुन कर मार डाले थे। मजबूरन दुश्मन को स्नाइपर पकड़ने से ज़्यादा अपनी जान बचाने की फिक्र हुई और वो मज़ीद कमक की तलाश में मैदान छोड़कर भाग गए। उनकी वापसी तक हमारा साथी वहां से गायब हो चुका था। दर हकीकत एक स्नाइपर को निशानाबाजी में महारत के साथ जहनी तौर पर भी चाको चौबंद और होशियार होना चाहिए, ताकि हालात के मुताबिक बेहतर फैसला कर सके। इसके साथ इसे छुपने की जगह का चुनाव करते वक्त वहां से फरार होने के रास्तों को भी निगाह में रखना चाहिए कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में वहां से भागकर अपनी जान बचा सके। इस वक्त मेरे हाथ में ऑस्ट्रिया की बनी हुई SSG राइफल थी, जिसे स्टायर स्नाइपर राइफल कहते हैं। गो आज इससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन और मियारी राइफलें दस्तयाब हैं, मगर इसका यह मतलब नहीं कि इसकी अफादियत अच्छी राइफलों की मौजूदगी में कम हो जाए। इससे 800 गज तक किसी आदमी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसकी मैगजीन में 5 गोलियों की गुंजाइश होती है, लेकिन हर बार फायर करने के बाद राइफल दोबारा कॉक करना पड़ती है। इस वक्त मैंने जिस जगह का इंतखाब किया था वहां से हदफ का फासला 700 गज बनता था। सब्ज दरख्त की मुनासबत से मैंने अपने लिबास के ऊपर सब्ज रंग का गिली सूट पहना हुआ था। गिली सूट स्नाइपर का वो मखसूस लिबास होता है जो इसे इलाके की मुनासबत से छुपने में मदद देता है। सहराई इलाके में रेतले रंग का गिली सूट जो खुश्क झाड़ियों से मेल खाए, बंजर और खुश्क इलाके में मटियाले रंग का गिली सूट, मुकम्मल बर्फीले इलाके में सफ़ेद रंग का गिली सूट और सरसब्ज इलाके में गहरे सब्ज रंग का गिली सूट स्नाइपर को छुपने में मदद देता है। यूं भी स्नाइपिंग में छुपने की अहमियत इतनी ही अहम है जितनी हदफ को निशाना बनाने की, क्योंकि खुद को छुपाकर ही एक स्नाइपर हदफ तक रसाई हासिल कर सकता है। रवाना होने से पहले ही स्नाइपर ने मंसूबाबंदी की होती है कि वो किस किस्म का गिली सूट साथ लेकर जाएगा। बाज़ औक़ात इसे मंसूबे के मुताबिक छुपने की जगह नज़र नहीं आती। ऐसी हालत में वो वक्ती तौर पर घास फूस, दरख्तों के पत्तों या अपने जिस्म को कीचड़ में लथपथ करके इलाके की मुनासबत से अपना कैमोफ्लाज करता है।
मैंने पुश्त पर बंधी पानी की बोतल के प्लास्टिक पाइप को मुंह में लेकर थोड़ा सा पानी पिया। मौसम काफ़ी खुशगवार था, वरना तो गर्मी स्नाइपर के लिए अजियत का बाइस बनती है। इसी तरह पानी ख़त्म होने की सूरत में प्यास की ज़्यादती भी एक मुस्तकिल इज़ाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। टेलीस्कोप साइट में झांक कर मैं दाएं बाएं के इलाके को देखने लगा। एतराफ में छिद्रे छिद्रे दरख्त फैले हुए थे। मेरे हदफ ने दाएं जानिब से नमूदार होना था, मगर इस सिमत की दूर तक निगरानी नहीं कर सकता था कि मैं अपने मचान बनाने के मोड़ के करीब जगह को पसंद किया था। वहां से मोड़ तक का फासला तकरीबन 2 किलोमीटर बनता था। मैंने आंखें बंद करके एक लहजे के लिए दो शाखे के साथ सर टिका दिया। हल्की सी गुनूदगी का एहसास हुआ और मैं सर झटक कर नींद को भगाने लगा। जरा सी नींद भी मुझे तकमीले मकसद से गाफिल कर सकती थी। ट्रेनिंग की इब्तिदा ही में हमें जोड़ियों की सूरत में हर काम करना सिखाया गया था, क्योंकि स्नाइपर का जोड़ियों की सूरत में काम करना नहायत ही मुफीद होता है। इस मिशन में मेरा साथी हवालदार सादक था, मगर बदकिस्मती से सरहद पार करते हुए उसके पांव में मोच आ गई थी और मुझे मजबूरन उसे यहाँ से चंद मील पीछे सरहद की जानिब एक महफूज मुकाम पर छोड़ना पड़ गया था। वो मुझसे सीनियर था, बल्कि मेरा उस्ताद भी था, और इस मिशन की तकमील की असल जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। पाँव में मोच आने के बाद वो वापसी के हक में था, मगर मैं अकेला जाने पर बज़िद हुआ कि मेरा पहला मिशन था और पहली बार ही मुंह उठा के वापस हो जाने में मुझे सबकी महसूस हो रही थी। उम्मीद थी मेरी वापसी तक इसने चलने के काबिल हो जाना था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। घड़ी की सुइयां 6:30 का हिंसा अबूर कर रही थी। मैं सुबह 5 बजे से पहले दरख्त पर सवार हुआ था। इस वक्त सूरज गरूब होने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। यकीनन मेरे हदफ की आमद अगली सुबह तक के लिए मुलतवी हो गई थी। इस इलाके में रात की हरकत ना होने के बराबर थी। मैंने आखिरी बार दाएं बाएं देखा और हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। मजीद चंद मिनट मैंने अपने मुख्तलिफ अज़ा को हरकत देकर सुस्ती को भगाया और फिर स्मॉल बैग से भुने हुए चने निकाल कर खाने लगा। चने खाकर मैंने पानी पीने के लिए वाटर पाइप को मुंह लगाया तो 2 घूंट से ज़्यादा पानी ना मिल सका। मैं आते वक्त एक चश्मा ताड़ आया था, मगर वहां तक जाने के लिए मुझे अंधेरा होने का इंतज़ार करना था। दुश्मन का इलाका था। मेरी नकलो हरकत किसी की निगाह में आने का मतलब मिशन से हाथ धो बैठना था। अंधेरा होते ही मैं दरख्त से नीचे उतर आया। स्मॉल बैग से अमेरिकन नाइट विजन साइट निकालकर उसके साथ लगे तस्मों की मदद से साइट आंखों पर बांध ली। साइट ऑन करते ही उसका अंदरूनी पैटर्न रोशन हुआ और मुझे हर तरफ हल्का सब्ज दिखाई देने लगा। अंधेरी रात में वो साइट मुझे 12-13 तारीख के चांद की बकदर इर्द गिर्द का इलाका रोशन दिखा रही थी। राइफल कंधे से लटकाकर मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल से तेजी से फायर करना मुमकिन नहीं होता। हर स्नाइपर अपने साथ स्नाइपर राइफल के अलावा कोई अच्छी साख्त का पिस्टल ज़रूर रखता है, ताकि बवक्त ज़रूरत इसे काम में ला सके। पिस्टल की नाल पर साइलेंसर फिट था। 30 राउंड की लंबी मैगजीन लगाकर ग्लॉक 19 किसी भी तरह क्लाशनकोफ से कम मुफीद नहीं था। एक स्नाइपर को स्नाइपर राइफल के साथ पिस्तौल के इस्तेमाल में भी महारत हासिल करना ज़रूरी होता है, और बिलाशुबा मैं पिस्तौल के इस्तेमाल में खसूसी महारत रखता था। चश्मे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मैंने फितरी तकाज़ों को पूरा किया और फिर चश्मे की तरफ बढ़ गया। वो पहाड़ी इलाका था। जुलाई के महीने में भी मौसम अच्छा खासा सर्द था। दिन की रोशनी में दूर नज़र आने वाली ऊंची चोटियों पर बर्फ़ की सफ़ेदी देखी जा सकती थी। गो दिन को सूरज की तमाज़त माहौल को काफ़ी हद तक गर्मा देती थी, मगर यह हिद्दत भी खुशगवार असरात लिए हुए थी। चश्मा मचान से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर था।
इस करीबन 1.5 किलोमीटर में 25-30 गज की कमी पेशी हो सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक स्नाइपर के लिए फासिलों का अंदाज़ा लगाना बेकार का मशगला नहीं, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जो बाद में अमली ज़िंदगी में काम आता है। अतराफ का जायज़ा लेते हुए मैं नॉर्मल रफ्तार से चश्मे की तरफ बढ़ गया। जंगली जानवरों से मुठभेड़ होने का ख़तरा ना होने के बराबर था। इस इलाके में कभी कभार रीछ और शेर नज़र आ जाते थे, मगर ऐसा वाक़या हाल ही में पेश आता है। अलबत्ता वहाँ लूमड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुश्मन के गश्ती दस्ते भी चूँकि पहले से मौजूद रस्तों पर गश्त करते रहते थे, इसलिए इनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र था। लेकिन किसी भी किस्म की अनहोनी, अचानक सर पर पड़ने वाली अफ्ताद का गुमान, उसके साथ रात का अंधेरा, अनजान इलाका, दुश्मन की सरजमीन और तकमील मकसद से पहले किसी हादसे का ख़तरा और इस जैसे कई एक एहसासात बहरहाल में दिल में ज़रूर जागज़ी थे। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। यह हवा सर्दी बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि ये बर्फीली चोटियों से घूम फिरकर यहाँ तक पहुँचती है। चश्मे के करीब पहुंचकर मैं बैठ गया और हाथों का ओक बनाकर पानी पीने लगा। नहायत ठंडा और शीरी पानी था। खूब सैर होने के बाद मैंने स्मॉल बैग से प्लास्टिक की बोतल निकाली और भरने लगा। बोतल भरकर मैंने स्मॉल बैग में रखी और वापस चल पड़ा। लेकिन वापस चलने से पहले मैंने कुतबी सितारे को देखकर सिमत का तयन ज़रूरी समझा था। गो मेरे पास कंपास भी मौजूद था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से इसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई थी। एक स्नाइपर के ज़रूरी सामान में कंपास, दूरबीन, नाइट विजन साइट, नक्शा, चाकू, रस्सी, विंड मीटर, टॉर्च, लाइटर या माचिस और वायर कटर वगैरह की मौजूदगी नहायत ज़रूरी है। वापस जाते हुए मेरे जहन में अपने सीनियर की हदायत उजागर हुई, जो उसने मिशन पर रवाना होने से पहले हमें दी थी। 28 या 29 जुलाई को इस इलाके में ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद मुतवक्के है। उसने दीवार पर टंगे बड़े से नक्शे पर सब्ज रंग के लेज़र पॉइंटर की रोशनी से एक मखसूस जगह की निशानदही की, और ये वही बदबख्त है जिसके हुक्म से इसकी सरहदी पट्टी पर आए रोज़ गोलाबारी जारी रहती है। इसने मखसूस रास्ते की निशानदही के साथ नक्शे के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर पर लेज़र पॉइंटर की रोशनी डाली। वो तस्वीर ब्रिगेडियर प्रकाश की थी। हमारे सीनियर की गुफ्तगू जारी रही। सरहद के सुकून को तहवाला कर दिया है खबीस ने। गो इस बेमकसद गोलाबारी से सरहदी इलाके के मजलूम शहरी ही बेसुकून रहते हैं, बल्कि कई एक के ज़ख्मी और जाँ बहक होने की खबरें भी तो तवातर से मिलती रहती हैं। इसलिए ऐसे शरपसंद जो अमन मादे को खातर में लाए बगैर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें, जिंदा रहने का हक खो देते हैं। ये ऐसा खबीस शख्स है, इसकी अपनी सिपाह इससे सख्त नाला हैं। इसे यहाँ तैनात हुए 4 माह होने को हैं, और इन 4 माह में शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरा हो जब इसके हुक्म से दुश्मन की तोपें खामोश हुई हों। अब हमें बावसूख ज़राए से खबर मिली है कि यह अगले मोर्चों के मुआयने के लिए इन 2 तारीखों में आने वाला है। यकीनन इस बदबख्त ने कोई नई शरारत सोचनी होगी। हम इसकी शरारतों से खौफज़दा नहीं, लेकिन शरारत करने वाले का सदेबाब अगर मुमकिन हो तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सादिक, आप सीनियर हैं, इससे पहले भी कई बार सरहद पार जाकर कामयाबी से हम किनार हो चुके हैं, जबकि ज़िशान हैदर पहली मर्तबा किसी मिशन पर जा रहा है। इसे अच्छी तरह समझाना ताकि आइंदा ये भी आपकी तरह एक अच्छे स्नाइपर के तौर पर सामने आ सके। यूं भी ये आपका होनहार शागिर्द है, और ज़िशान, आप खुशकिस्मत हैं कि पहला मिशन अपने उस्ताद की ज़ेरे निगरानी पूरा करोगे। अब वो सीनियर तजर्बाकार स्नाइपर और मेरा उस्ताद जिसके सर पर तकमीले मिशन का बोझ था, यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर बेबसी की हालत में पड़ा था, और मिशन की सारी जिम्मेदारी एक नौ आमोज स्नाइपर यानी मुझ पर आन पड़ी थी। गो जख्मी होने के बाद उस्ताद सादक ने मिशन को अधूरा छोड़कर वापस जाने का मशवरा दिया था।
मगर मेरे इसरार पर उसे ज़रूरी हदायत और नेक ख्वाहिशात के साथ मुझे रुखसत करना पड़ा था। वो 2 घंटे तक मुझे समझाता रहा था और हकीकी बात है मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग से उस्ताद सादक की आखिरी हदायत ज़्यादा मौसर लगी थी, क्योंकि ये हदायत अमली ज़िंदगी की ऐन इब्तिदा थी। दरख्त के करीब पहुंचकर मैं आगे निकलता चला गया। जिस जगह हदफ को निशाना बनाना था वो एक ऐसी जगह थी जहां कुदरती तौर पर 1-2 पत्थर उभरे हुए थे। इस तरह के इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए एक कुदरती स्पीड ब्रेकर सा बन गया था। इस जगह से 50-60 गज मुखालिफ सिमत में एक जगह मैंने आईईडी 2 पत्थरों के दरमियान ज़मीन में इस तरह दबाई हुई थी कि दरख्त पर बैठकर इसे निशाना बना सकूं। और इसका मकसद हदफ को निशाना बनाने के बाद ब्रिगेडियर प्रकाश के मुहाफिजों को वक्ती तौर पर खौफज़दा करना और उनकी तवज्जो को किसी और जानब फेरना था। और हकीकत में हदफ को निशाना बनाने के बाद इस आईईडी को हिट करना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर था। और एक स्नाइपर की असल पहचान यही होती है कि उसे हमेशा अपने निशाने पर एतमाद होता है। आज 28 जुलाई का दिन गुजर गया था और कल ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद यकीनी थी। मैंने देखभाल और खूब सोच समझकर दुश्मन की आमद की सिमत से बाएं जानब एक दरख्त पर आरजी मचान बनाई थी। बाएं सिमत जगह चुनने में एक तो ये फ़ायदा था कि ब्रिगेडियर प्रकाश ने ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा होना था, इसलिए लामहला उसने बाईं साइड पर होना था। दूसरा, मुझे फरार के लिए भी यही सिमत मतलूब थी। इस जानब दरख्त की भी कुछ ज़्यादा तादाद थी। आईईडी के ठीक लगा होने का इत्मीनान करके मैं वापस दरख्त के पास आया और मचान में लेटकर सो गया। खुद को रस्से से बांधना मुझे नहीं भूला था, वरना दूसरी सूरत में नीचे गिरकर मैं जख्मी या हलाक हो सकता था। सारे दिन की थकन और बेआरामी के बावजूद मैं रात को अच्छी तरह नहीं सो सका था। बार बार आंख खुल जाती। एक बार तो सीटी की आवाज़ सुनकर मैं बेसाख्ता चौंक कर उठकर बैठ गया और दोबारा सीटी बजने पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, क्योंकि गनूदगी भागते ही मैंने आवाज़ को पहचान लिया था। ये उस इलाके में मौजूद एक बड़े साइज़ के चूहे की आवाज़ थी जो जसामत में बिल्ली से भी बड़ा होता है। इसका मकामी नाम तरशून है। अपने बिल के दाने पर खड़ा होकर जब यह ज़ोरदार आवाज़ निकालता है तो बिल्कुल यूं महसूस होता है जैसे सीटी बजाई जा रही हो। सुबह तड़के उठकर मैं ज़रूरियात फितरत से हम कलाम हुआ और फिर दरख्त पर चढ़कर ऊँघने लगा। दुश्मन की आमद बाद अज़ दोपहर मुतवक्के थी, क्योंकि इस रैंक के ऑफिसर का सुबह तड़के जागना एक मजाक ही मालूम होता है। जागने के बाद बजरिया हेलीकॉप्टर ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर में पहुंचना और फिर वहां से अगले मोर्चों के मुआयने के लिए बाई रोड आने में इतनी देर तो बहरहाल हो ही जानी थी, मगर इसके बावजूद बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाना मुनासिब नहीं था। धूप के तेज़ होते ही मैं संभल कर बैठ गया था। वक्फे वक्फे से मैं दूरबीन के ज़रिए इर्द गिर्द के इलाके का जायज़ा भी लेता था। जो ही सूरज ने निस्फ सफ़र तय किया, मतलूबा सिमत से एक जीप नमूदार हुई। मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। जीप का नज़ारा बिल्कुल करीब हो गया था। फ्रंट सीट पर बैठे हुए 2 जवानों की शक्ल ब्रिगेडियर प्रकाश से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ड्राइवर के साथ दरमियानी रैंक का एक आदमी बैठा था, जबकि अकबी जानब 3 आदमी कलाशनकोफों से लेस खड़े हुए थे। जीप सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। यकीनन ये ब्रिगेडियर प्रकाश के आने से पहले रास्ते की देखभाल कर रहे थे। मेरे तने हुए असाब ढीले पड़ गए थे। वो इसी सुस्त रफ्तारी से इसी कच्चे रास्ते पर से गुजरते चले गए। मुझे यकीन था इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म को होने को हैं। अपने कैमोफ्लेज का बगौर जायज़ा लेकर मैं ब्रिगेडियर प्रकाश के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। घुटनों पर रखी राइफल मैंने हाथों में थाम ली थी। टेलीस्कोप साइट के सामने और अकबी तरफ के गिलास को उतारकर मैंने मोड़ की सिमत शुस्त बांध ली।
साइट के अंदर 3 गहरी स्याह लकीरें नजर आ रही थी। 2 लकीरें दाएं बाएं से दरमियान की तरफ आ रही थीं और एक कदरे मोटी लकीर थी जो नीचे से ऊपर की तरफ उठकर जा रही थी। मौखरल जिक्र लकीर नीचे से मोटी थी और इसका ऊपरी सिरा बिल्कुल बारीक था। तीनों लकीरें दरमियान से जरा पहले खत्म हो जाती थी। अगर नीचे वाली लकीर को ऊपर की तरफ मुकम्मल उठा दिया जाता तो साइट के अंदर बड़ा सा जमा का निशान बन जाता। इसी अमूदी लकीर का ऊपरी सिरा मिराशिशी नुक्ता था। दुश्मन की गश्ती जीप को गुजरे घंटा गुजरा होगा कि एकदम मोड़ से 3 गाड़ियां नमूदार हुईं। 2 खुली छत की जीपें और दरमियान में छत वाली टोयोटा जीप थी। दरमियानी रफ्तार से चलते हुए तीनों गाड़ियों ने किलोमीटर भर का फासला तय किया था कि अचानक मुझे टोयोटा जीप के शीशों का काला रंग नजर आया। मेरा दिल बैठने लगा। हदफ को मैंने साइड से निशाना बनाना था और काले शीशों की वजह से हदफ का नजर आना मुमकिन नहीं था। उस एक हल तो यही था कि मैं सामने से जीप को निशाना बनाता, मगर ऐसी सूरत में हदफ का फासला मुझसे बढ़ जाता जिसके बायस दुरुस्त निशाना लगाना मुमकिन नहीं था। इस राइफल से 800 मीटर तक ही दुरुस्त निशाना लगाया जा सकता था। अगर 800 मीटर से फासला बढ़ जाता फिर निशाने की दुरुस्तगी यकीनी नहीं थी। मेरे गुमान में भी नहीं था कि इस मनहूस की जीप काले शीशों वाली होगी। यूं भी आर्मी में जीपों के काले शीशे इससे पहले मेरी नज़र में नहीं गुजरे थे। एकदम मुझे अपना मिशन नाकाम होता दिखाई दिया। मेरे पास सोचने के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं था। ब्रिगेडियर प्रकाश ने वापसी के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना था जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था। ब्रिगेडियर प्रकाश से पहले वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन था। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहिरा करता और किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाता तब भी खुद को छुपाकर दुश्मन के खिलाफ कोई प्रोग्राम सोचकर इस पर अमल पैरा नहीं हो सकता था। उस्ताद सादिक ने आखिरी नसीहत में कहा था कि एक तरबियत याफ्ता सिपाही का मिशन में नाकाम होने के बाद जिंदा वापस लौटना भी आधी कामयाबी होती है। मगर मैं अपने पहले मिशन में आधी कामयाबी पर इक्तफा नहीं करता। गाड़ियों का फासला हरगिज़ गुजरते सेकंड कम होता जा रहा था। राइफल की बैरल पर साइलेंसर फिट था और फायर होते वक्त सिर्फ हल्की सी ठुक की आवाज़ उठना थी जो फायर की जगह से ज़्यादा चंद गज दूर ही सुनी जा सकती थी। और फिर फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा। अगली जीप मेरे सामने से गुजरी। ब्रिगेडियर का टोयोटा इससे 20-25 गज पीछे था। सेकंड भर में एक नतीजे पर पहुंचा और शस्त लेते हुए ट्रैगर दबा दिया। की आवाज के साथ बुलेट ने मुज़ल को छोड़ा और इसी लम्हे सबसे आगे वाली जीप का पिछला टायर जोरदार धमाके से फट गया था। जीप हल्के से लहराकर रुक गई। जीप में खड़े बारूदी हथियार बरादर जवान छलांग लगाकर नीचे उतरे और चारों तरफ सरसरी नजर दौड़ाकर टायर की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। तीनों गाड़ियां रुक गई थीं। सबसे आखिरी जीप में मौजूद हथियार बरादर जवानों ने भी जीप से उतरकर इतराफ में पोजीशन इख्तियार कर ली थी। इस दौरान मैंने कॉकिंग हैंडल को खींचकर राइफल से एहतियात से दोबारा कॉक कर ली थी कि खाली केस नीचे ज़मीन पर ना गिरने पाए। पथरीली ज़मीन पर तांबे का केस अच्छी खासी आवाज़ पैदा करके दुश्मन को मुतवज्जो होने का बाइस बन सकता था। अगली जीप के ड्राइवर ने जीप की अकबी तरफ बंधा फालतू टायर खोलना शुरू कर दिया था। इसी वक्त मेरी दुआएं रंग लाईं और मेरी तरकीब को कामयाबी की झलक नजर आई। ब्रिगेडियर प्रकाश ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला। शायद वो अगली जीप वालों को कोई हदायत देने वाला था या खाली एक नज़र ही बाहर देखना चाहता था। मुझे उसके इरादे से कोई गर्ज नहीं थी। शीशे के नीचे होते ही मेरी उंगली ने एक झटके से ट्रैगर की आज़ादाना हरकत को पूरा करते हुए मुकम्मल ट्रैगर दबा दिया। सर में लगने वाली गोली चीखने का मौका नहीं दिया करती। ताकतवर बुलेट ने उसका आधा सर उड़ा दिया था।
ड्राइवर बुलंद आवाज में चीखा और जीप का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाकी सब भी इस तरफ मुतवज्जो हो गए थे। मैंने उनसे नजर हटाकर एक बार फिर राइफल कॉक की और आईईडी की जगह पर शिस्त बांधकर तीसरी गोली फायर कर दी। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। इसी वक्त तमाम हथियार बरादरों ने अचानक फायर खोल दिया था। कलाशनकोफों के फायर की तड़तड़ाहट से माहौल गूंज उठा था। क्योंकि किसी को अभी मेरे छुपने की जगह के बारे में मालूम नहीं हुआ था, इसलिए वो चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। जीप की अकबी नशिस्त खोलकर 2 ऑफिसर बाहर आए और तमाम को अंधाधुंध फायर करने से मना करने लगे। यकीनन ब्रिगेडियर प्रकाश के बाद वही दोनों सीनियर थे। हमारे उस्ताद सूबेदार तसव्वुर जो ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड हुए अभी तक भी हयात हैं, अल्लाह पाक उनकी उम्र में बरकत फरमाए, कहा करते थे कि किसी भी फौजी दस्ते को अगर सरासीमा और हवास बाख्ता करना हो तो उनके कमांडर को ख़त्म कर दो। कमांडर की गैर मौजूदगी में वो दस्ता भेड़ों का रेवड़ बन जाएगा। अपने उस्ताद का सुनहरी कौल इस वक्त मेरे दिमाग में गूंजा और मैंने टोयोटा जीप से बरामद होने वाले दोनों ऑफिसर्स में से एक का निशाना लेकर फायर दाग दिया। वो उछलकर नीचे गिरा। दूसरा एक लम्हे के लिए शौक की कैफियत में आ गया था। मौका गनीमत जानते हुए मेरी राइफल ने मैगजीन में मौजूद आखिरी गोली उगली और दूसरा भी उसके करीब गिरकर बिन पानी की मछली की तरह फड़कने लगा। मैंने सरहद से मैगजीन तंजील की। इस वक्त वहां 8 बंदे जिंदा नजर आ रहे थे। उनमें से एक की कलाशनकोफ का रुख उन्हीं दरख्तों की तरफ था जहां मैं छुपा हुआ था। मैंने दफाई असूल को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले इसी से जान छुड़ाने का सोचा और अगले लम्हे वो मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़प रहा था। असूलन मुझे ब्रिगेडियर प्रकाश के मरते ही वहां से फरार हो जाना चाहिए था, मगर दुश्मन की कम तादाद और अपनी गोलियों को मुसलसल निशाने पर लगता देखकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बकौल उस्ताद मोहतरम, स्नाइपर की मिसाल अंधेरे के तीर जैसी होती है कि जाने किस वक्त कहां से निकलकर गर्दन से पार हो जाए। नजर ना आने वाले दुश्मन का खौफ दिखाई देने वाले दुश्मन से कई गुना ज्यादा होता है। अगली ठुक ने एक और की जिंदगी छीन ली थी। कोई चीखा, भागो, हम दुश्मन के घेरे में हैं। एक आदमी ने आखिरी जीप स्टार्ट करके रिवर्स गियर लगाया, मगर चंद गज से ज्यादा पीछे हटना उसे नसीब नहीं हो सका था। मेरी चलाई हुई गोली ने उसे स्टीयरिंग पर लेटने पर मजबूर कर दिया था। बाकी आदमी गाड़ियों का ख्याल दिल से निकालकर सरपट दौड़ पड़े। मेरी राइफल की रेंज से निकलने से पहले 2 मजीद रूहें अपने फानी जिस्म से रूठकर महवे परवाज हो चुकी थीं। वो सरपट मोड़ की तरफ भागते जा रहे थे। मुसलसल अपने साथियों को लाशों में तब्दील होता देखकर उनके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो चुकी थीं, जबकि मेरा हौसला आसमान को छू रहा था। उनके आउट ऑफ रेंज होते ही मैं सरहद से नीचे उतरा और दरख्तों की आड़ लेकर वापस चल पड़ा। आम लिबास के ऊपर पहना गिली सूट को चलने में रुकावट पैदा कर रहा था, मगर छुपाव के लिए बहुत जरूरी था। गिली स्कॉटलैंड में इस्तेमाल होने वाली एक इस्तिलाह है जो एक ज़माने में उन ख़ास दारोगों के लिए इस्तेमाल होती थी जो अपने बादशाह की ज़मीनों में नाजायज़ तौर पर शिकार खेलने वालों से हिफाजत करते थे। इसके साथ साथ गीली घास में मुकम्मल तौर पर छुपकर बिला हरकत पड़े रहते और हिरन का इंतज़ार करते। मुनासिब वक्त आने पर कूद पड़ते और उसे हाथों से दबोच लेते, फिर बादशाह के हजूर पेश होकर हिरन का तोहफा देते और इनामों कराम से नवाजे जाते। छुपाओ तलबीस के इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए आजकल के दौर में स्नाइपर अपने आप को दुश्मन से बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक खुद को ढांप लेते हैं। आज के जदीद दौर में गिली सूट ने इतनी तरक्की कर ली है कि मुख्तलिफ ममालिक आला दर्जे के गिली सूट तैयार कर रहे हैं जो हर इलाके में इस्तेमाल हो सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के स्नाइपर यही गिली सूट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गिली सूट उतारे बगैर चलता गया।
वहाँ से मैं जितना जल्दी गायब हो जाना चाहता था हो लिया, क्योंकि यही मेरे लिए बेहतर था। जल्द ही दुश्मन ने इस इलाके को घेरे में ले लेना था। पकड़े जाने की सूरत में उन्होंने मेरे साथ जो करना था, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए किसी अक्ल बीना की ज़रूरत नहीं थी। मैंने चश्मे वाला रास्ता ही इख्तियार किया था। चश्मे के करीब रुककर मैंने सैर होकर पानी पिया और वाटर बोतल को भरकर आगे बढ़ गया। चश्मे से फरलांग भर आगे जाकर उतराई शुरू हो जाती थी। उतराई शुरू होते ही मेरी रफ्तार खुद ब खुद बढ़ गई थी। चूँकि मैं बाकायदा किसी रास्ते पर नहीं जा रहा था, इसलिए सिमत की दुरुस्ती के लिए मैं गाहे बगाहे कंपास पर भी नज़र डाल लेता था। ऊंचे नीचे और टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरकर मैंने 3 किलोमीटर का फासला तय किया और एक खुश्क नाले के करीब पहुंच गया। नाले के दरमियान बारिशी पानी के गुजरने की वजह से रेत उभर आई थी और साथ में छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े थे। झाड़ियां वगैरह नाले के किनारे पर मौजूद थीं। दरमियाने इलाका साफ था। नाले की चौड़ाई 50-60 गज के बराबर थी और बदकिस्मती से वहां से 700-800 गज के फासले पर मौजूद टेकरी पर इंडियन आर्मी के एक सेक्टर का बेस मौजूद था, जहां से नाले का यह दरमियानी हिस्सा आसानी से देखा जा सकता था। झाड़ियों के अंदर लेटकर मैंने दूरबीन आंखों से लगा ली। बेस पर गैर मामूली चहल पहल देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इन तक ब्रिगेडियर प्रकाश के हलाक होने की खबर पहुंच चुकी है।